आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से मनोरंजन ने एक बात कही कि बिहार की राजनीति में जो 1974 सिंड्रोम था और फिर जो 1994 का सिंड्रोम बना था, उससे बिहार अब एक नए सिंड्रोम की तलाश में है, रोजगार सिंड्रोम की राजनीति में गया है। क्या आपको लगता है मनीष की रोजगार का मुद्दा सभी जातियों को पार करते हुए इस बार के बिहार चुनाव को परिभाषित कर रहा है, या फिर नेशनल सिलेबस धारा 370, जो मैं कहता हूं कि यह मुद्दा कश्मीर के लिए नहीं है, यूपी बिहार के लिए है, क्योंकि यहां इस मुद्दे को सबसे ज्यादा कम लोग जानते हैं, कभी इस पे विस्तार से बातें नहीं हुई, सिर्फ धारा 370 जानते हैं। या फिर लव जिहाद जो चुनाव के समय चैनलों पर चलाया गया, सुशांत सिंह राजपूत का चलाया गया, 3.5 महीना तक फर्जी खबरों का एक आंदोलन चला, इन सब ने रोजगार के मुद्दे को किनारे कर दिया है। मनीष, देखिए, बिहार का चुनाव बड़ा ही सीधा और साफ था। बिहार में दो चीजों के बीच में लोगों को चुनना था, राम और रोटी। और आज का जो परिणाम आएगा, रुझान आएगा, उससे आपको यही पता चलेगा कि राम रोटी पर भारी थे या रोटी राम पर भारी पड़ा है। दूसरी बात है कि पहली बार बिहार के चुनाव में रोजगार एक मुद्दा बना, और वो भी जो केंद्र और राज्य में जो सरकार है उसके द्वारा नहीं, विपक्ष के द्वारा। और वो भी विपक्ष कौन? आरजेडी, क्योंकि आरजेडी कभी जात से निकली नहीं थी। आरजेडी ने, और खासकर तेजस्वी यादव, जीते या हारे, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को रिवैम्प किया, री इन्वेंट किया। ये इस बिहार चुनाव की ये सबसे बड़ी खास बात थी। और जो एनडीए था, खासकर बीजेपी, उसको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लग गया था कि जनता जो है जाति इस मुद्दे पर टूट रही है, इसलिए उसने रातों रात अपने जो संकल्प पत्र है उसमें 19 लाख लोगों के रोजगार की बात की, 4 लाख लोगों की सरकारी नौकरी की बात की। हालांकि जनता में उसका बहुत ज्यादा उसकी चर्चा नहीं हुई। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चुनाव है, अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं, आरजेडी अगर अपनी माई से अधिक वोट लेने में कामयाब होती है, तो इसका जो सबसे बड़ा आधार होगा यही बेरोजगारी, रोजगार और रोटी। क्योंकि बिहार में हमने पहली बार देखा है कि जो लोग माइग्रेट करके बाहर जाते थे, वो आज महीनों से अपने घर में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको जहां काम कर रहे थे आज उनको बुलाया नहीं जा रहा है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, और उससे वो परेशान थे। और जब भी आप उनसे 370 की बात करें, आप उनको राम मंदिर की बात करें, तो वो चिढ़ जाते थे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहला चुनाव था बिहार में। राजनीति जो है आप देखेंगे तो हर 15 साल में यहां पर राजा बदलते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बदलते हैं, और राजनीति भी बदलती है। और वो 15 साल का ये पीरियड है, आज फिर से आया है। दूसरी बात यह है कि ये पहला चुनाव था जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, एनडीए के चेहरा थे, लेकिन वो पूरे प्रचार में कमांड में नहीं थे। योगी आदित्यनाथ आते थे और वो आके 370 पे भाषण देके चले जाते थे, या राम मंदिर के मुद्दे पर भाषण देके चले जाते थे। अगर आप याद कीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब सीमांचल का चुनाव होना है, उसके एक दिन पहले वो कहते हैं कि सीए तो इस देश में लागू होकर रहेगा, जिसका सीधा खामियाजा जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को सीमांचल के क्षेत्र में उठाना पड़ा। तो ये लग रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी से नहीं लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक इनविजिबल बीजेपी से लड़ रहे हैं, जो उनको हराने पर तुली हुई है। एक और फैक्टर जो काम आया वो था चिराग पासवान। जनता दल यूनाइटेड अगर आधे से अधिक सीटों पर हारेगी, तो उनके हार का या जीत का जो मार्जिन होगा वो उतना ही होगा जो चिराग पासवान के लोजपा के उम्मीदवारों को जितना वोट मिलेगा। और पहली बार हमने रवीश देखा कि बीजेपी, आपने देखा होगा कि हर चुनाव में केंद्रीय एजेंसियों को यूज करती है, लेकिन इस बार जो केंद्रीय एजेंसियां, खासकर इनकम टैक्स और ईडी की जो कार्रवाई हुई, वो राजद के लोगों पे नहीं हुई, जनता दल यूनाइटेड के लोगों पे हुई। और लोगों को लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या नीतीश कुमार को बीजेपी फिक्स करना चाह रही है, या सही में वो तेजस्वी यादव से दो हाथ कर रही है। रवीश,